नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस पर अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही एक और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन हमारे साथ हैं। उनका करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले जरा बाजार पर एक नजर आज डाल लेते हैं। तो हमने देखा बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 400 अंक चढ़ा, 61,046 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 100 अंकों से ज्यादा का उछाल दिखा। बैंक निफ्टी 223 अंकों की बढ़त के साथ 42,458 के लेवल पर आज हुआ बंद। तो आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में तेजी कहां से आ रही है। लंबे समय बाद भारतीय बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी का माहौल देखने को मिला। कल की गति को आगे बढ़ाते हुए दिखे भारतीय बाजार, और यह सब कुछ तब हुआ जब अमेरिकी बाजारों से संकेत कोई खास अच्छे थे नहीं। डाउ लगभग 400 अंक नीचे बंद हुआ। नेस्डेक जरूर लगातार 7वें दिन हल्की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहा। डाउ फ्यूचर्स सुबह से लाल निशान में थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार मजबूत खुले। जापान की तरफ से जो पॉलिसी आई थी बैंक ऑफ जापान की, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई। दुनिया भर के बाजारों में थोड़ी खरीदारी लौटी और उसका फायदा उठाकर प्री ओपनिंग सेशन में ही भारतीय बाजारों ने मजबूती के संकेत दे दिए और मजबूत खुले भी। मजबूत खुलने के बाद पहला हाफ थोड़े सीमित दायरे में कारोबार करते दिखे, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई भी, लेकिन धीमे धीमे सेकंड हाफ में भारतीय बाजार मजबूती बनाते हुए नजर आए और दिन की ऊंचाइयों के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी पर हम 18,150 के ऊपर बंद हुए, बहुत ही बेहतरीन मजबूती के साथ क्लोजिंग होती दिखी। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 42,400 के ऊपर बंद होते हुए नजर आए, जो कि काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कही जा सकती थी। 2 ट्रेडिंग सेशन में ही भारतीय बाजार निचले लेवल से, ट्रेडिंग सपोर्ट की जो रेंज है वहाँ के निचले लेवल से ऊपरी स्तरों के आसपास आते हुए दिखे। इसके पीछे एक बड़ा कारण हमारा अपना था। लंबे समय बाद 22 दिसंबर के बाद कैश मार्केट में छोटा ही सही 250 करोड़ का एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा आया और वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों ही एफआईज ने कल के सेशन में खरीदे थे। तो कहीं न कहीं एक वो सपोर्ट आता दिखा है कि एफआईज का भले खरीदारी का रुझान ना भी बना हो, लेकिन बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा एफआईज की तरफ से कम होने के संकेत आए हैं और इसने बाजारों में जोश भरा है। हल्के बाजार थे, ग्लोबल मार्केट्स ठीक हैं, और ऐसे में अगर निचले स्तरों पर आप एफआईज की बिकवाली रुकते हुए देखते हैं तो फिर बाजार में वो सारा एक्शन आता है जो आते हुए नजर आया है। नतीजों के लिहाज से कोई बहुत अच्छे या बहुत कमज़ोर नतीजे अब तक नहीं आए हैं, वो स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल एफआईज की घटती हुई बिकवाली और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी या मजबूती दोनों कह दें, इनके दम पर भारतीय बाजारों ने लंबे समय बाद लगातार 2 दिन अच्छी तेजी दिखाने में कामयाबी हासिल की है। ओके, तो अब संदीप जी का रुख कर लेते। संदीप जी, आपसे समझना चाहेंगे बाजार ये तेजी का दम कब तक आगे तक दिखा सकता है? देखिए, बाजार पिछले 2 दिनों में अच्छी तेजी दिखाया। एक चीज तो अच्छी थी कि डाउनसाइड रिस्क कहीं ना कहीं कम दिख रही थी मार्केट में और एक अच्छा सपोर्ट 17,000, 750, 800 पे बार बार ले रहा था और आप उसके बाद देखिए एक तरफा तेजी 2 दिनों में आ गई। बट ये भी आईटी ड्रिवन या थोड़े लार्ज कैप ड्रिवन थी और कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी नहीं चले हैं, तो बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन में बोलूंगा कि वैसा नहीं था। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि बजट के पहले कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी आ जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। हो सकता है कि 18,200, 250 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करे और नीचे के लेवल जैसा मैंने बताया कि वो सपोर्ट की तरह रहेगा और कहीं ना कहीं खरीदी तो फिर भी करनी चाहिए, बाय ऑन डिक्लाइंस का रणनीति अपनाए और आने वाले दिनों में हो सकता है बैंक निफ्टी का भी सपोर्ट मिले और बाकी रिजल्ट्स का महीना है तो रिजल्ट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहती है सारी चीजें। सो लेट्स सी अब आईटी के अलावा अब जो दूसरे दिग्गज अब उनके एक के बाद एक रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही कुछ नया रुख होगा। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक तरफा मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में आएगा। एक रेंज बाउंड रहना चाहिए बजट में जाने के पहले। बिल्कुल संदीप जी, और हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पे काफी बुलिश हूं और था भी, और मैंने काफी स्टॉक्स, सारी स्टॉक्स एक के बाद एक रेकमेंड किया और उसमें से वापस से
क्रिसिल को, जो कि मैं इस शो में काफी बार लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया हूं और अब बहुत बढ़िया लग रहा है पोजिशनल चार्ट्स पे। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लेते हैं तो 3001 का भाव है और 3190 3230 के टारगेट के लिए 2950 का स्टॉप लॉस। ओके, क्रिसिल में पोजिशनल खरीदारी और लॉन्ग टर्म व्यू के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद रहेगा संदीप जी? बिल्कुल एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक एक्सो नोबेल। देखिए एक एमएनसी कंपनी है, इनफैक्ट नीदरलैंड्स बेस्ड पेरेंट्स है और काफी हैंड्स चेंज हुए स्टॉक के भी। कंपनी बहुत पुरानी 1911 से कंपनी कार्यरत है और वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट्स कंपनी है जो पेरेंट है और इंडिया में भी बेहतरीन और लार्जेस्ट कोटिंग्स कंपनी भी है और इंडिया में भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और पहले ये आईसीआई ग्रुप थी, फिर उसके बाद अलग अलग हैंड्स चेंज होके फिर ये अब देखिए यहाँ पे एक्सो नोबेल हुआ है नाम चेंज होने के बाद भी। और मुझे बहुत बढ़िया लगती है कंपनी। सबसे बढ़िया बात यह है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से पीयर्स के मुकाबले सस्ती है और कुछ ट्रैक्शन कंपनी में कम दिख रहा था इन टर्म्स ऑफ मार्केट में भी प्रेजेंट, मतलब ओवरऑल जो शेयर है, क्योंकि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स काफी आगे है फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से। बट अब ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म करने लगी है और वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा कि सस्ता है, उसके सामने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत बढ़िया है, 29% के लगभग। रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। डिविडेंड यील्ड 3.5% के लगभग और एक जीरो डेट कंपनी, लाजमी है कि जीरो डेट रहती है ये एमएनसीज की, एक बढ़िया वो चीज रहती है। और मैं सितंबर के रिजल्ट्स देख रहा था तो वो भी बढ़िया, पिछले 3 क्वार्टर एक्चुअली में बहुत बढ़िया गए कंपनी के। तो सितंबर 2021 में 56 करोड़ के पैट के सामने 65 करोड़ का पैट रहा है। और अब देखिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी नॉर्मल हो गई है, काफी तेजी थी पहले और अब नीचे आने के बाद रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट जो है वो कम पड़ेगा और मार्जिन बेहतर होंगी, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में मार्जिन पे इनके प्रेशर पड़ा जो 13, 14, 15%, 17% तक रहते थे, वो सितंबर क्वार्टर में 11% था। बट सेल्स बहुत अच्छी बढ़ने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो इस बार लगता है कि अगर मार्जिन और बढ़िया होंगे तो परफॉर्मेंस में और अच्छा दिखेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न मैंने जैसा कहा कि प्रोमोटर्स का 75% है और एफआईआईज, डीआईआईज और ये सब भी भरोसा रखते हैं स्टॉक के ऊपर। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और मेरे हिसाब से ये जो लेवल है, और इसमें एशियन पेंट्स की भी 4.25%, 4.5% स्टेक है, तो इन लेवल्स पे ले और 2430 और 2470 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। ओके, लॉन्ग टर्म खरीदारी एक्सो नोबेल में रखने की सलाह आ रही है संदीप जैन की तरफ से। पहले कॉलर से बात करें, हमारे साथ इस वक्त हैं पुणे से दानिश। दानिश जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मेरे पास लक्स है जो मैंने 1768 पे लिया था, वो अभी बहुत ही नीचे आ गया है। और दूसरा है मैडम नोसिल, वो मैंने 286 पे लिया था जी। 286 पर। ओके, कब तक होल्ड कर सकते हैं? मैम वो तो आप बताइए, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लिया है जी। ये दो स्टॉक मेरे को बढ़िया नहीं कर रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स में इन्हें नुकसान है, खरीद ऊंची और स्टॉक का भाव नीचे, होल्ड करना अभी दोनों ही स्टॉक में। या किस स्टॉक में आप रेकमेंड करेंगे? क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी ये नोसिल और लक्स इंडस्ट्रीज में? देखिए इत्तेफाक से दोनों ही मेरे जेम स्टॉक्स भी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने रेकमेंड किया। और मैं एडमिट करूंगा कि लक्स इंडस्ट्रीज में गलत पड़े हैं और लक्स, डॉलर, रूपा, ये तीनों एक कैटेगरी की कंपनीज है, बाकी फिर भी ठीक कर रही है। बट यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आ गया था, उसकी वजह से बहुत भारी करेक्शन है और उसके बाद दबा हुआ ही पड़ा है, स्टॉक उठ ही नहीं पा रहा है। और तो मेरी यही राय रहेगी कि अब एग्जिट नहीं करना चाहिए, काफी करेक्टेड हो चुका है इन लेवल्स पे। थोड़ा सा एग्जिट और बाउंस की रणनीति बताऊंगा मैं। और कहीं ना कहीं अभी तो अब एक बार डाउन साइड रिस्क बहुत ज्यादा यहाँ से लगती नहीं है, होल्ड करके रखे। कुछ रॉ मटेरियल की प्राइसेस की वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट रहता है। सो ओवरऑल ये इंडस्ट्री में पेज इंडस्ट्रीज को देखें तो वो तो बहुत बढ़िया चल रहा था, बट ये सारे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत करेक्शन है। बट मुझे संभव तीनों में से बेस्ट डॉलर इंडस्ट्रीज लगता है। तो वहां पे अगर यहाँ उछाल आता है तो धीरे धीरे वहां पे स्विच करने की राय दूंगा। ये इंडस्ट्री ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश, मुझे इंडिया स्टोरी पे, रूरल कंजम्पशन पे काफी भरोसा है। और नोसिल का ये है कि नोसिल भी एक अच्छी कंपनी है, रबर केमिकल्स की सबसे बड़ी कंपनी है, मफतलाल ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटल्स भी बढ़िया है। जस्ट दैट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है क्योंकि केमिकल्स के स्टॉक और रबर केमिकल्स में थोड़ा सा माहौल वैसा ही था। बट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीजें अच्छी है कंपनी की।
होल्ड करें। डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अब एक बार नहीं है, 215-20 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे सपोर्ट ले रहा स्टॉक। और रिजल्ट भी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट भी ऐसा नहीं था कि खराब है, बट ओवरऑल होल्ड करें, समय देना पड़ेगा, भाव आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर। अगले कॉलर से बात करते हैं, बलिया से पीयूष हमारे साथ है। पीयूष नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। सीडीएसएल का शेयर है मैम 1407 रुपए का, ये 500 शेयर है। और दूसरा है सेंट्रल बैंक इंडिया का, ये 20 पे मैंने लिया था, ये 4000 शेयर है। सेंट्रल बैंक की क्या खरीदे आपकी? 20 रुपए, 20 रुपीज। ओके। नजरिया मैम 10 से 15 साल। अच्छा जी, ठीक है। सेंट्रल बैंक और साथ ही इनके पास दूसरा स्टॉक है जिस पर उन्होंने सीडीएसएल, जिस पर ये राय लेना चाह रहे हैं। संदीप जी क्या राय देंगे? सीडीएसएल में तो बहुत ज्यादा भारी नुकसान में है लंबी अवधि के लिए, हालांकि ये बने रहना चाहते हैं इन स्टॉक्स में, क्या स्ट्रैटेजी आपकी सजेस्ट करने की रहेगी? सीडीएसएल एक ऐसा स्टॉक है जिसकी वजह से मेरे पिक्स पे लोगों को बहुत भरोसा है। और सीडीएसएल मैंने 190 रुपए पे कम चैनल पे 2019 में रेकमेंड किया, उसके बाद 1600 रुपए तक के लेवल्स गए, उसके बाद करेक्ट भी हुआ है और अभी भी अच्छे लेवल्स है। मैं यही कहूंगा कि इससे निकलना नहीं है। देखिए आप किस तरीके से डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है और हर चीज डीमैट में आ रही है। म्यूचुअल फंड्स भी है, स्टॉक्स भी है, कमोडिटीज भी है और ये कंपनी अग्रणी कंपनी है, दूसरी एनएसडीएल लिस्टेड नहीं है तो, और प्लस इनका मार्केट शेयर भी उनसे ज्यादा बढ़िया है। तो मैं यही कहूंगा कि घबराना नहीं है। ये स्टॉक में इनकी एंट्री जरूर से हायर लेवल्स पे हुई है, बट ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी हुई है कंपनी। सर्टेनली पिछले सितंबर के मुकाबले थोड़ा जरूर कम था क्योंकि वो 2 साल एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। जिस तरीके के डीमैट अकाउंट्स खुले, आज हम 10 करोड़ के ऊपर डीमैट अकाउंट से बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि होल्ड करें और एवरेजिंग करने की भी कोशिश की जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कहीं भी कोई चीजें चेंज नहीं हुई और चीजें बेहतर ही होगी। तो मेरे हिसाब से एवरेजिंग का समय आएगा, उपयुक्त समय पे बताएंगे जरूर। बाकी अभी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में स्टॉक जरूर है, तो धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में हो सके तो थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, बट इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। किसी को शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी करनी है तो स्ट्रैटेजी अलग होती है। और जो दूसरा स्टॉक था सेंट्रल बैंक, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है। एंड आई एम बुलिश ऑन पीएसयू स्टॉक्स और बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स में बैठे हैं। मेरे हिसाब से होल्ड करें। ओके, होल्ड करने की सलाह आ रही है सीडीएसएल पर आपके लिए, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी होल्ड करें, यही आपके लिए राय है। बेंगलुरु से तेजस्वनी हमारे साथ हैं। तेजस्वनी जी वेलकम, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? सर मेरा टाटा मोटर्स 127 शेयर है, वो 460 भाव पे शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। अभी होल्ड करो क्या एग्जिट करो? ओके, होल्ड करें या एग्जिट टाटा मोटर्स 6500 के नुकसान पर अभी है? देखिए होल्ड करें। बाकी मैं वेरी फ्रैंकली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए टाटा मोटर्स कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता नहीं है। जिस तरीके से डेट्स है बुक्स में, जिस तरीके से यूरोप में इश्यूज है, क्योंकि देखिए यूरोप अभी भी रिवाइव नहीं कर रहा है। चाइना भी हालांकि रीओपनिंग हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत लिफ्टिंग भी आई है, प्राइसेस ऊपर भी आए हैं। एंड इंडियन मार्केट्स में इनके ईवीज अच्छे चल रहे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ये सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव है। बाकी इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया है, हो सकता है कि उछाल में ये स्टॉक वहां तक जाएगा, तो जरूर से एग्जिट करने की कोशिश करें वहां पे। हालांकि मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे एनालिस्ट से, और जनरली जो दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सब लोग बाई की राय देते हैं, बट समहाउ आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। थोड़ी कॉन्ट्रारियन राय है, तो अपने हिसाब से और समझ के करिएगा। बाकी मेरे हिसाब से अपने आपके भाव आ सकते हैं और वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें और मारुति पे दाव लगाए, मुझे ज्यादा बेहतर लगता है ऑटो सेक्टर में वो स्टॉक। ऑटो सेक्टर में मारुति पर दांव लगा सकते हैं, ये है आपके लिए राय संदीप जैन की। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। त्रिपुरा से पिनाकी हमारे साथ है। पिनाकी जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा पास कोचिन शिपयार्ड का 30 शेयर है, 664 से लिया, जो कि अभी 100 रुपये नीचे चल रहा है मेरा कल में। तो
मैं बिल्कुल। ट्रेडिंग के लिए लिया था, उसको मैं होल्ड करूं या निकल जाऊं? ट्रेडिंग के लिए लिया था इन्होंने, अब देखिए 664 की इनकी खरीद, 505 पर नीचे आ गया स्टॉक। बताइए संदीप जी क्या करें? ठीक है, होल्ड करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सितंबर क्वार्टर का और जून का क्वार्टर का रिजल्ट हल्के थे, बट ओवरऑल देखें तो स्टॉक के वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं और पीएसयू स्टॉक्स में रुझान भी अच्छा है और मेरे को ये अच्छी लगती है कंपनी। सर्टेनली इनका आईपीओ भी जब आया था उसके बाद से अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है और डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, 3.25-3.5%। और इन्होंने लिया था शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, बट मैं बातें कर रहा हूँ फंडामेंटल्स की, क्योंकि इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, क्योंकि कोई भी अगर ट्रेडिंग करे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बट अब चूंकि ये गलती कर दी तो अब लॉन्ग टर्म हो गया इनका स्टॉक, तो मैं यही कहूंगा कि ये अच्छे सपोर्ट पे खड़ा, अब एग्जिट करने की कोशिश नहीं करें। और बाकी आगे से ध्यान रखें कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स पहले डिफाइंड होते हैं। लॉन्ग टर्म हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस स्टॉक में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड थोड़ा लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, आपके लिए यही राय आ रही है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं ओडिशा से, उनसे बात करते हैं। आशुतोष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम मेरा सवाल ये है, जी। मेरे पास टाइटेंट का 800 शेयर है मेरे पास, 54 की प्राइस है। हेलो, सुन पा रहे हैं मैडम? नजरिया कब तक? एक साल हो गया मैडम, 2021 में दिसंबर में लिया था। ठीक है, ओके ठीक है। ट्राइडेंट पर क्या व्यू रखेंगे संदीप जी? अभी फिलहाल नुकसान है इन्हें, 54 की खरीद है, अराउंड 33-34 पर स्टॉक अभी इसके भाव पर है। बिल्कुल, देखिए टेक्सटाइल रिलेटेड और यार्न और कॉटन रिलेटेड और जो इनके प्रोडक्ट्स है उन सब में थोड़ा सा माहौल खराब था पिछले साल में। बाकी ये स्टॉक ऊपर देखिए 70 रुपए के लेवल्स दिखाया और वहां से आधे से भी कम हो गया है और नीचे से भी वैसे ही चला था, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड करें, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, डेट्स को भी रिड्यूस किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इन लेवल्स पर मैं एग्जिट करने की राय नहीं दूंगा, इनको होल्ड करना चाहिए और समय देंगे तो पैसा बन सकता है। ओके, समय दे ट्राइडेंट को, यही राय आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। दीप हमारे साथ है। दीप, बहुत स्वागत है आपका, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? थैंक यू, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू। मैं पूछना चाहता हूँ यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड का मेरा पास 35 शेयर्स है। आई परचेज्ड इट एट 1720 एंड इसका प्रेजेंट प्राइस है 1614 रुपया 90 पैसा। तो शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? संदीप जी ओवर टू यू। देखिए 1720 पे इन्होंने लिया है, 1613 रुपए के भाव है। हालांकि देखिए मैं वेरी फ्रैंकली मैं इस स्टॉक को बहुत ज्यादा कीनली ट्रैक नहीं करता, बट चूंकि ये कॉलर है, इनको बहुत तकलीफ से लाइन मिली होगी और फोन पे आए हैं, तो टेक्निकली तो देखिए स्टॉक वीक हो गया है, फंडामेंटली वैसे स्टॉक अच्छा है, इस सेगमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और आगे के लिए भी मुझे, बट वैल्यूएशंस भी सस्ते नहीं है, सारी चीजें प्राइस्ड इन लगती है। तो यही राय दूंगा कि इनके अगर ये प्रॉफिट्स में आते हैं उछाल पे कहीं ना कहीं निकलने की राय दूंगा। हालांकि ऊपर के लेवल से स्टॉक ने 1750-1800 के दिखाए हुए हैं और हो सकता है जा भी सकता है, बट ओवरऑल टेक्निकली अभी वीक हो गया, अपने 200 डेमा के नीचे आ गया, तो थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि मूव थोड़े फास्ट भी हो सकते हैं, बट फिर भी ये होल्ड करें क्योंकि मुझे संभव फंडामेंटली कहीं कोई इश्यू लगता नहीं है वैल्यूएशंस के अलावा, लेकिन ग्रोथ नंबर्स और ये सब बढ़िया रहेंगे। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं आज रात अमेरिका में किस तरह का प्रदर्शन होता है, क्योंकि हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स बिल्कुल सुस्त ट्रेड कर रहे थे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, यानी कि अमेरिका में कैसा कारोबार होगा कहना है मुश्किल। अब आइए सपोर्ट रेंज, जिस तरह की तेजी बनी है बाजारों में, जो अब कल बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा वो होगी रेंज 18,000-18,050 की। ऊपरी स्तरों पर 18,200, 18,275 की रेंज एक बार टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, और 18,300 के पार निकले तो फ्रेश और बड़ी खरीदारी बनने की संभावना आप मान सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो कल के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज होगी वो 42,075 से लेकर 42,200 के आसपास की होगी, और ऊपरी स्तरों पर
42,625 से 42,725 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी भी कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान अच्छा है। ग्लोबल मार्केट्स कैसे प्रदर्शन करते हैं उससे तो हम संकेत लेंगे, लेकिन उससे बड़ा संकेत इस बात को लेकर होगा कि आज के सेशन में एफआईज के आंकड़े किस तरह के रहे। अगर एफआईज की खरीदारी लगातार दूसरे दिन आती है तो ये भारतीय बाजारों में एक तो गिरावट के लेवल को कम करेगी और दूसरा जोश बढ़ाकर ऊपर की रेंज में जाने की कोशिश करेगी। तो बड़ा जो अब इंपॉर्टेंट लेवल है वो 18,250 18,300 के आसपास का है। अगर मार्केट को रुकना है तो यहीं रुकना है। और बैंक निफ्टी के लिए भी जो अब बड़ा लेवल होगा, एक बार 42,725 को पार करने के बाद 42,850 42,950 के आसपास आखिरी बाधा बनेगी बैंक निफ्टी के लिए भी। जी आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और जिससे पहले आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी कल के लिए बताएं, हम आपको आज के इस खास दिन की बहुत बधाई देते हैं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में जी बिजनेस के साथ आज के दिन जुड़ना काफी अच्छा लग रहा है और हमेशा दर्शकों का जो प्यार और आपकी पूरी टीम का जो प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आशा करते हैं कि इसी जज्बे और इसी मेहनत से हम दर्शकों को हमेशा ट्रेडिंग सेटअप और आइडियाज देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्टॉक आइडियाज की बात करें तो देखिए, हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं कि निफ्टी 17,777 का सपोर्ट लेगा और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से मार्केट रिकवर हुआ है और अब कहीं ना कहीं 18,250 और 18,442 तक के उच्चतम स्तर यहाँ पे बनने चाहिए। पिछले 15 दिनों से बाजार एक दायरे में है बट लोअर एंड का सपोर्ट लिया और कहीं ना कहीं अब ब्रेकआउट बनने की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। तो इस सेटअप में दो स्टॉक्स है, दोनों पॉजिटिव साइड में है। पहला रहेगा हिंडाल्को। देखिए, मेटल काउंटर्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है और रिलेटिव रोटेशन ग्राफ देखें तो इस सेक्टर में स्ट्रेंथ भी है और मोमेंटम भी है। वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि सारे के सारे मेटल मौजूदा लेवल से 3 से 8% की रनअप दिखा सकते हैं। तो हिंडाल्को हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है, पुट राइटिंग है, कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, लॉन्ग की बड़े बिल्टअप भी आज देखने को मिले। तो हिंडाल्को का 500 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 8 रुपए के आसपास चल रहा है, हल्के से डिप में खरीदे। 5 रुपए का सपोर्ट है और यहाँ पे 14 से 15 रुपए के टारगेट इस 500 की कॉल में बनने चाहिए। दूसरा रहेगा आपका L&T। देखिए, बजट है और कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स काउंटर पे फोकस है। L&T, सीमेंस, क्यूमिंस काफी अच्छे सेटअप दिखा रहे हैं। L&T एक नए कीर्तिमान स्तर पे और काफी अच्छा बजट के चलते यहाँ पे परफॉर्मेंस बनना चाहिए। तो L&T पे मौजूदा लेवल से 3-5% की रनअप इमीडिएट बन सकती है। तो 2260 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 28 रुपए के आसपास चल रहा है, कोई भी डिप में ले। 20 रुपए का सपोर्ट होगा और हमारा मानना है कि यहाँ पे 43 से 45 रुपए के टारगेट इस कॉल में हासिल होने चाहिए। धन्यवाद करेंगे चंदन जी शो में शामिल होने के लिए, कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और संदीप जी, शो के अंत में आपसे समझेंगे कल के बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर। देखिए, पावर स्टॉक्स में पावर दिख रहा था और पावर ग्रिड उसी तर्ज पे एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। पीएसयू स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान और प्लस काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला और 219 पे क्लोज हुआ है। 225 228 का टारगेट और 215 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, पावर ग्रिड में कल की खरीदारी का स्टॉक पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन की। धन्यवाद करेंगे संदीप जी, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। तो बाजार आज और कल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही।